नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आज बहुत खास दिन है। आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जिससे मिलकर आप लोग को क्या लगेगा वो आप जानिए। मैं मिलाऊंगा पूरी विशिष्टताओं के साथ उनकी, और मैं एक अपने शेर से बुलाना चाहूँगा। घर का डिब्बा खाली है, घर का डिब्बा खाली है, कैसे कहूँ दिवाली है। और दुनिया की सरकारों पर भूखा बच्चा गाली है। तो उसी सरकार के प्रतिनिधि जिनकी विरासत चली आ रही है किठौर में, वो लगातार जीतते हैं। एक आध बार को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शनल होता है कभी कभी, लगातार जीतते हैं। इनके वालिद साहब जीतते रहे, और अब हमारे बीच, आपके बीच आ रहे हैं शाहिद मंसूर जी, जो लगातार जीत रहे हैं। सपा के माननीय विधायक रहे हैं, सपा के मिनिस्टर रहे हैं, और पिछली सरकार में सपा के अखिलेश जी की सरकार में वो लेबर मिनिस्टर रहे हैं। इसके पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जो खास बात है शाहिद साहब से, जिसके लिए मैं उनको यहाँ पर लाया हूँ, ये शाहिद साहब की जो ये विरासत चली आ रही है 50 साल से, इनके पिताजी के साथ से जमाने से शुरू होके आज भी आप उस विरासत को जी रहे हैं। और इनके साथ साथ उस क्षेत्र की जनता, और क्षेत्र कौन सा है? किठौर विधानसभा क्षेत्र। उस किठौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को इन्होंने क्या सुगनी सुंघाई है, और जनता ने इनको क्या सुगनी सुंघाया है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो स्वागत कीजिए शाहिद मंसूर साहब का। तो शाहिद साहब, सरकार के आप प्रतिनिधि हैं, और कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार, सपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार। ये भूखा बच्चा गाली है जो मैंने कहा, इसको आप कितनी सत्यता देखते हैं? आपने आज की बात की शुरुआत शेर से करी है जी। तो एक इकबाल का शेर है जी। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, जी। उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। जी जी जी। तो मैं इसी आइडियोलॉजी में यकीन करता हूँ, और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जी। इस शेर का जो मैंने पढ़ा है, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो, काम करने वालों को, मजदूर को, जहाँ से रोटी रोजी ना मिलती हो, ऐसे गेहूँ के खेत को, ऐसे गन्नम के खेत को आग लगा देनी चाहिए। तो मैं तो खुद ही सहमत हूँ आपकी इस बात से कि आज के दौर में कमेरा जो है वो भूखा है, और उसकी कमाई को दूसरे लोग खा रहे हैं। जी। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। भूख तो कुछ हद तक शायद विजय पा लिया गया है, और जो ये अन्न बांटा जा रहा है फ्री में, अब वो चुनावी कारण है, वोट उसका कारण है, कि वास्तव में गरीबी निवारण उसका कारण है? इस पे आप प्रकाश डालें। बकौल सरकार के, जो वर्तमान सरकार है, वो 80 करोड़ लोगों को, उनका दावा है कि हम जी गरीब लोगों को जी अन्न दे रहे हैं, नाश दे रहे हैं। जी। देश की आबादी 140 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से 80 करोड़ जो हैं वो पात्रता में आते हैं। जी। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगाओ कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 80 करोड़ को, गरीब जनता को, भूखे लोगों को वो अन्न दे रहे हैं। 5 किलो दे रहे हैं, 10 किलो दे रहे हैं, वो बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन वो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, और 140 करोड़ की जनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, वो हम मान के चल रहे हैं कि इस देश में भूखे हैं, परेशान हैं, उनको रोटी मैसर नहीं है। जी। ये मैं इस रूप में इसको देखता हूँ। मतलब कुल मिला के अभी हम लोग गरीबी पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और हमारा जो है अभी स्वर्ण जयंती गया, 75 साल हमारे हो गए, 80 साल भी होने वाला है बहुत शीघ्र।
तो आखिर भूख गरीबी पे विजय पाने में क्या 200-300 साल लगेंगे आप लोगों की सरकारों में? जब तक डॉक्टर लोहिया का फार्मूले पर जी हम लोग नहीं आएंगे, जी और वो फार्मूला है कि शिक्षा, जी इलाज, जी ये सब फ्री होने चाहिए जी और गुणवत्तापरक होने जी। चाहिए। जब तक हम इस फार्मूले पर नहीं आएंगे और सरकारों में अमूलचूल परिवर्तन इन इशू पर नहीं होंगे, जी आपके शिक्षा पर नहीं होगा, आपके इलाज पर नहीं होगा, आपके जो भुखमरी है उसको दूर करने के लिए जब तक सरकार नियम नहीं बनाएंगी, काम नहीं बनाएंगी, तब तक बात नहीं चलेगी। नहीं, देखिए, हम लोग किसी विदेश की बात नहीं कर रहे हैं। आप चंडीगढ़ चले जाइए, चंडीगढ़ में आपको बहुत ढूंढने पे नर्सिंग होम मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल चंडीगढ़ में आपको दुर्लभ है मिलना है, लेकिन जो सरकारी स्कूल का तंत्र है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तंत्र है, वो तंत्र जो है इतना व्यापक है और इतना क्वालिटी है वहाँ पे, जो तो प्राइवेट अस्पतालों का स्कोप ही ख़त्म कर दिया है वहाँ पे लोगों ने। तो आप लोग ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब तक ये तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमको कि हमें शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, हमारा इलाज फ्री होना चाहिए, और बहुत हद तक जो हमारा आवागमन के साधन है वो गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए। तो जो हमारे ये सिस्टम फेल हो रहे हैं, जिस प्रदेश में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, या आप चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, कोई प्रदेश हो का स्टेट हो, और जब तक हमारा जो ये सरकारी सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, जब तक ये मजबूत नहीं होगा तब तक इन बातों से छुटकारा नहीं मिलने का। आज प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये हमारा बेसिक शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है या माध्यमिक का है, वो रोज़ रोज़ बंद होता चला जा रहा, हम उसमें सुधार नहीं कर पा रहे। सरकार ये मान के कि इनमें बच्चे नहीं हैं, उनको स्कूल को बंद करना चाहिए, बंद कर रही है, बजाय इसके कि हम उस स्कूलों की गुणवत्ता सुधारें, उनमें बच्चे आवें, उनकी क्वालिटी अच्छी करें। उसके विपरीत हम उल्टा जा रहे हैं। हम बजाय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं कि हम स्कूलों को ही बंद कर रहे हैं। देखिए, पॉलिसीज का अब आप लोग को, क्योंकि जो दिशा निर्देश नेताओं का होता है तो उसमें हम अफसरशाही को बहुत ज़्यादा दोष नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह से लेबर सुधार, आप तो मंत्री रहे हैं और लेबर सुधार का आपने बहुत काम किया होगा, ये अफसरशाही को सुधारने की कोई विधि है? हमें तो लगता है कि ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही इस देश को घुन की तरह चाट रहा है। देखिए, वो ये बात हमारे देश के नेताओं ने कही जी। कई नेता हैं जिनके पास मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। जिनके बात सुनने का, साथ में रहने का, तो उनका कहना था कि ये जो यहाँ पर जो सिस्टम है जी। अधिकारियों का, जी। ये घुड़सवार पर डिपेंड करता है। जी। ये वो घोड़ा है, जी। जैसा घुड़सवार होगा ऐसी ये सवारी देगा। तो जब जब प्रदेश में अच्छे शासक हुए हैं जी। और अच्छा सवार हुआ है, तो सभी इन्हीं घोड़ों ने सवारी दी है। तो उदाहरण उसके मायावती जी को हम तो ले लेंगे। आम जनता में तो परसेप्शन यही है कि मायावती जी का, वो कहती थी कि इकबाल हो सरकार का तब अफसरशाही काम करती है। इकबाल तो उन्हीं जमाने में दिखा। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, मैं नेताजी की भी बात कर रहा हूँ, मैं अखिलेश जी की भी बात कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हमारे नेताजी की बात की किसी का अवहेलना करती हो। मैं खुद अपना एक उदाहरण दे के बात को स्पष्ट करूँगा। मैं जब चुनाव जीता और नेताजी 1 साल 1.5 साल के बाद चीफ मिनिस्टर हुए 2002 के बाद में, मैंने नेताजी से कहा कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में एक सड़क है, इसकी बहुत आवश्यकता है, इसको बनवा दो। तो मिश्रा जी होते थे जो फाइनेंस के और उसको देख रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा भाई इसकी सड़क बनवा दीजिए। अब वो कुछ दिन के बाद मेरी फिर नेताजी से मुलाकात का, नेताजी मेरी तो सड़क पे कोई काम हुआ नहीं।
उनका साल नहीं हुआ तो उन्होंने बुलाया मिश्रा जी को। जी। बोले निपेंद्र इसकी मिश्रा थे? हैं? निपेंद्र मिश्रा थे? हाँ कोई और फाइनेंस थे? का काम देख रहे थे। अच्छा। दीपेंद्र ही थे शायद। हाँ, गोली वोली उन्होंने ही चलवाया था। नहीं वो नहीं अच्छा। थे, वो नहीं थे। तो बहुत पहले की बात है, मैं बाद की बात कर। जी जी जी। तो वो नेताजी ने कहा भाई इनकी बुलाया, उनको इनकी सड़क नहीं बन रही, जी क्या क्या कारण है? तो बोले मानक में नहीं आ रही। जी। बोले मानक किसने बनाए? जी साहब आपने बनाए, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी सड़क बनवा दो, जी तो आप इनकी सड़क बनवाइए। मानक क्या है? जी जब हम कह रहे हैं सड़क बनवाई तो फिर मानक मानक क्या होता? जी। कई उदाहरण हमारे साथ में, हमारे अब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। मैं इनके साथ में कैबिनेट में रहा। जी। हमने जिस काम को कहा माननीय अध्यक्ष जी ने हमारी बात मान ली, और मानने का नतीजा ये हुआ कि नहीं, हमारे साथ में कोई हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं चल पाए। हमने कहा नहीं, ये नहीं चल पाने के हमारे साथ में, इनको हटा दो। तो हमने देखा कि हटा दिया उन्होंने। तो जोर तो बहुत पड़ते थे उन पर भी, क्योंकि किसी की सिफारिश कोई करते थे, किसी की कोई करते थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उन्होंने जब तय कर लिया हटाना तो फिर हटा दिया। तो ऐसा नहीं है कि देखिए इसी क्रम में कि मानक जो सरकार के निर्धारित हैं, तो मुलायम सिंह साहब ने कहा कि मानक हम ही ने बनाए और हम ही कह रहे हैं कि इसको जो है मानक का उल्लंघन करके तोड़ दो नहीं, और बना दो इसको सड़क को। नहीं, मानक का उल्लंघन करने की बात नहीं है, आवश्यकता की बात है। आवश्यकता की बात जब आवश्यकता की बात है, अच्छा, और ये सड़क बननी आवश्यक है। इसी का नतीजा निकला कि मायावती सरकार में कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं। जो उन्होंने कहा इंजीनियरों को कि इसको करिए, निर्माण निगम हो चाहे ब्रिज कारपोरेशन हो, खास तौर से निर्माण निगम, जो उन्होंने कहा कि ये आपको करना पड़ेगा वो किया। एक्शन चेकबुक लेके जो है बैठ जाता था साइट पे, मुख्यमंत्री जी का आदेश आता था, पेमेंट करता था। और आज कितने इंजीनियर हैं जिनके ऊपर FIR है, जिनके ऊपर ED के केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, और वो लोग परेशान घूम रहे हैं। तो नियम कानून से तोड़ के बहुत ज़्यादा काम किया जा पाना ये किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल है, जैसे नेताजी ने आपकी रोड पे करा दिया, लेकिन नियम कानून की जटिलता ही बेसिक प्रश्न है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी दोषी है कहीं ना कहीं, जिसने इतना मकड़ जाल बुन रखा है कि अगर नियमों में कोई चीज़ उलझ जाए तो कभी वो निकल नहीं सकता है। तो इसको इस बार जब आप आइए, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर लूँ, जब इस बार आइए तो ये थोड़ा सा मकड़ जाल जो है मैंने कम करिएगा। एक मैं जी आपने जिक्र किया अमुक चीफ मिनिस्टर का, जी उनके शासनकाल में भी कई लोगों को जेल जाना पड़ा, जी और उनकी कई योजनाओं की पुनरावृत्ति हुई, जी, और उस योजनाओं में समय समय पर जो है वो अधिकारी, कर्मचारी, इवन मंत्रियों को जी जेल जाना पड़ा। जी माननीय नेताजी चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार, उनके किस मंत्री को जेल जाना पड़ा? जी वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके किस मंत्री को जेल जाना पड़ा? 1-2 एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, जी जी किसको जेल जाना पड़ा? कितने अधिकारी हैं जिनकी फाइल खुली? वो जमाना तो अलग था ना। जी 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 वो जो ज़माना जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना पड़ता, किसी पे व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं बात करता, लेकिन हमारे कितने अधिकारियों को और कितनी योजनाओं को, अब तो 8 साल की 8.5 साल की सरकार हो गई, जी और कौन इशू ऐसा है जिस इशू पर बात ना करी हो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने? लेकिन क्या रिवर फ्रंट में किसी को जेल भेज पाए, किसी सड़क पर दे पाए? जो हमने सड़क बनवाई थी, आज भी आप उसकी क्वालिटी को चेक कर लीजिए, जी जी जो अखिलेश जी की बनवाई, खास तौर से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तो आप देख लीजिए, आप उसको देख लीजिए। और उसके अलावा ये आपका बड़ा प्रोजेक्ट है ये मेट्रो का, आप इसको देख लीजिए। आप ही की बराबर में यही इकोना है, आप उसको देख लीजिए। उसके बराबर में वो है मॉल जो है, जिसको वर्तमान सरकार ने बेच दिया है, वो उसको आप देखिए। अब हाँ, उसको लोक भवन को देख लीजिए। तो काम तो बहुत करें, और जो ऐसे काम किए जो काम रह गए हैं,
अब कर लिए ना, क्या करेंगे। और खूब चिल्लाहट करी, खूब दाएं बाएं की बात हुई, क्या हुआ, किसी मामले में आप पकड़ पाए क्या? अच्छा, एक प्रश्न उठता है, ये जैसे आपने एक शब्द बोला कि जो है नेताजी के ज़माने का कौन सा जेल गया। अब नेताजी के ज़माने में तो विजय मिश्रा जेल जाने वाले थे, नेताजी अपने हेलीकॉप्टर से उठा लाए, तो इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, समय समय पर जो परिस्थितिवश काम करने पड़ते हैं, जी वो कोई भी नेता हो, जी वो वर्तमान सरकार हो, वर्तमान सरकार को भी आप ले लीजिए, कितनी बार कितने लोग का इशू कह एक सकते हैं उस ढंग मैं नहीं कह रहा किसी को, मैं कह रहा हूँ वर्तमान समय में ले लीजिए, जी तो आप किसको कहेंगे कि भाई विशेष परिस्थिति में सब लोग काम करते हैं, जी हो विशेष परिस्थिति यही होंगी जी जो नेताजी ने ये काम किया। अब भी तो विशेष परिस्थिति है जिनमें कार्रवाई नहीं हो पा रही, जी। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये राजनीतिक समीकरण है, जो बात है, राजनीतिक समीकरण भी है मजबूरियां और फिर नेताओं की मजबूरी भी है। मजबूरियां है। हाँ, तो अब आप देखिए ना, मैं गिनती गिनाऊं ना, जी। लेकिन वो व्यक्तिगत बात कभी राजनीति में नहीं करनी चाहिए। मैं इशारे किनारे में आपसे बात कर रहा हूँ, कितने लोग हैं जिन पर प्रसन्नित हुआ, जिनके कितने लोग हैं जिनके लिए सरकार और ये लगाने के अब ये गया और अब वो गया, लेकिन नहीं गए लोग। और कितने लोग हैं जिन पर मुकदमे लिखे गए, कितने लोग हैं वापस लिए गए, एक लंबी फहरिस्त है सब लोगों की। अच्छा, एक प्रश्न हमारे मन में उपजा और मैं चाहता हूँ दर्शकों को हमारे जवाब मिले। ये मुलायम सिंह साहब के साथ, माननीय मुलायम जी के साथ आपने काम किया और माननीय अखिलेश जी के साथ आपने काम किया, दोनों की कार्यशैली में आपने क्या अंतर देखा? दोनों की कार्यशैली में कोई फर्क नहीं है, समय का फर्क है। नेताजी के जो समय था वो टेक्नोलॉजी वो इतनी हाई नहीं थी जितनी वर्तमान सरकार में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो दफ्तर में हो, कहीं हो, वो टेक्नोलॉजी तब नहीं थी। जी। आज की जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान टेक्नोलॉजी में जो काम अखिलेश जी ने किया जी। वो आज की टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और वो जो नेताजी के ज़माने तो अब वो ज़माना है। तो तो वक्त का फर्क है। कार्यशैली उनकी भी जनता के लिए थी, इनकी भी जनता के लिए। नहीं, देखिए, अब या शायद इसका भी जवाब जो आप ऑलरेडी अभी बोले शायद इसी के अंदर छुपा हुआ है कि नेताजी के समय में माफिया बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे सपा से, लेकिन अखिलेश जी ने एक दूरी बना के रखी उनसे, चाहे वो अतीक हों, चाहे वो गाजीपुर वाले हों, और चाहे वो डीपी यादव हों, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए आप, उनसे दूरी बनाई अखिलेश जी ने और नेताजी की दूरी नहीं थी। क्या ये भी वक्त का अंतर है कि कुछ खास मिजाज का? देखिए, नेताजी को जो मिला, जी जो नेताजी के ज़माने में जो पहली सरकारों का मिला, जी, तो नेताजी को कोई अपने आप तो नहीं बनाए। मैं तमाम पूर्वांचल के लोगों को जानता हूँ जी, जो बने बनाए स्थापित थे, वो मिले नेताजी को, और उनके नाम से पूरे प्रदेश में जाना जाता था कि एक ग्रुप इनका है तो एक ग्रुप इनका है, वही ग्रुप आगे को चल के बढ़े जिनको वो किसी से भी जुड़ जाएं, लेकिन हमें तो मिले वो बने बनाए कि ये बनारस में कोयले का काम करते हैं, तो ये मिर्ज़ापुर में पत्थर का काम करते हैं, खाना, ये सब लोग हमें मिले नेताजी को। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो ये तो सारे के सारे ग्रुप उनको मिले बने बनाए मिले। नेताजी के ज़माने में कौन डेवलप हो गया, वो तो पहले से थे। और मैं, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक तकाजा ये है कि आप, और जो लोग राजनीति को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि नेताजी के ज़माने में जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो नेताजी को तो मिले थे, उनकी अपनी अपनी टेरिटरी थी, एक टेरिटरी के ये मालिक हैं, एक के ये मालिक हैं, आपस में थी, सब लोग जानते हैं। और यहीं की बात नहीं है, पश्चिम में भी लोग थे जी, हाँ, पूर्वांचल नहीं, पश्चिम में भी थे। तो जो यहाँ पर जो लोग थे वही काम वहाँ पर करे, कहीं बनकटे का काम हो रहा था, कहीं बालू का काम हो रहा था, कहीं पत्थर का काम हो रहा था, कहीं मोरंग का काम हो रहा था, और कहीं रेलवे की ठेकेदारी थी तो कहीं पीडब्ल्यूडी की ठेके। तो ये तो हमें तो नेताजी को बना बनाया मिला जी। वो वक्त था कि इस तरह का जो है सिस्टम मिला, उस सिस्टम को अडाप्ट करना पड़ा, और शायद किसी भी सरकार को वो अडाप्ट करना ही पड़ता।
लेकिन एक बात देखिए, जो 90 के दशक का जो माफियावाद था, ये हम नहीं कह रहे हैं कि इस सरकार ने ख़त्म कर दिया, लेकिन जो माफियाओं का जो एक तरह से राज्य हुआ करता था 90 के दशक से, आपको कहीं न कहीं लगता नहीं है कि ये अब जिस समय हम 25 में हैं तो 2020 के आसपास से ये टूटना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये माफिया न कोई बनना चाहता है, न माफिया का क्रेज है आज? क्या ऐसा आपको महसूस हो रहा है? अब माफिया की अगर डेफिनेशन आप बतलाएं कि किसको माफिया कहा जाए तो फिर मैं आगे कोई बात करूं। जो काम कल हो रहे थे आज कौन सा नहीं हो रहा। वह फर्क ये है कि आज काम तो वही हो रहे हैं मगर आप उनको माफिया नहीं कह सकते जी। आज वो व्हाइट कलर जॉब हो गया। आप मैं तो नहीं कह रहा कि क्या हो गया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम 20 साल 30 साल 50 साल से होते हैं आज भी हो रहे हैं। जो वन क्षेत्र में 20 साल 30 साल से हो रहे हैं वो आज भी हो रहे हैं। जो खनन के क्षेत्र में 20 साल 30 साल 40 साल से हो रहे हैं वो आज भी हो रहे हैं। कोई खास परिवर्तन तो है नहीं जी। कि किसी बात का परिश्रम। और उसी का नतीजा ये है कि जो काम बन रहे हैं, काम हो रहे हैं, वो तीसरे दिन कहीं पुल गिर रहा है तो कहीं सड़क बह रही है तो कहीं बिल्डिंग रही है, कहीं जो वर्ल्ड क्लास का वो कंस्ट्रक्शन था वही गिर गया है, उसी को टपक गया। मैं क्या बतलाऊँ, मुझे जो बड़ी शान से मंदिर बना था वो तो वही टपक गया जी। मैं क्या कह सकता हूँ। तो अब किसको कहेंगे माफियागिरी? आप जो लोग, कोई तो दोषी है ना जी। अगर आज सड़क बने, सड़कों कल को सड़क बह जाए तो कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ भी पिछले 2 साल 3 साल में एक मेरठ दिल्ली हाईवे बना है, अब परसों पुल की तरफ से टूट गया जी। उससे पहले एक और बना था, वो खतौली में पुल बह गया। तो किसको माफिया कहेंगे? तो कुल मिला के सरकार कोई भी हो, हमारे मंजूर भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और ये इस समय हम सपा की सरकार और भाजपा की सरकार की बात नहीं कर रहे थे, हम शुरू से आपको सरकार मान के चल रहे थे और सरकार की ओर से ही हम वक्तव्य ले रहे थे। हमें मतलब ये नहीं है कि किसकी सरकार है। और हमारे शब्द रंग में जब हम किसी अपने गेस्ट को बुलाते हैं तो अपनी बात नहीं, उनकी बात सुनने के लिए बुलाते हैं। कल को हमारे पास भाजपा का नेता आएगा, उनको भी बात, तो मैं जब इस मंच पे रखता हूँ किसी भी राजनेता को, तो हमारी उनसे अपील ये रहती है कि आप अपने पक्ष को जो हमारे दर्शक जानना चाहें वो आप बताएं। ये एक सेगमेंट है और इसमें आप अपने मन से जो भी आप अपने क्षेत्र को और अपने प्रदेश को आप जो है देना चाहते हैं संदेश, हमारे माध्यम से आप संदेश दे सकते हैं, बेहतर होगा। राजनीति वर्तमान की हो, भविष्य की हो जी, या भूत की हो, ये एक जनसेवा का काम है जी। हम सब लोगों को जितना भी काम हो जी, वो जनता की सेवा के लिए ही सब कुछ करना चाहिए और समर्पित रहना चाहिए जनता के लिए जी। वर्तमान का मेरा मतलब आज से नहीं है जी। वर्तमान ये जब वो सिद्धांत की राजनीति ख़त्म होने के दौर में आई तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो राजनीतिक लोग हैं जी, उनकी महत्वता ख़त्म होती चली गई जी। और राजनीतिक लोगों की जगह उन लोगों ने जगह ले ली, वो स्थान ग्रहण कर लिया जी। जो पैसे वाले थे, जो बाहुबली थे जी, जो सक्षम थे जी। किसी ने अपनी बरादरी को लेके, किसी ने पैसे को लेके टिकट प्राप्त कर लिए, समीकरण बनने लगी। और उन समीकरणों का नतीजा ये हुआ कि आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो राजनीति है, वो राजनीति ना होके कई पार्टियों ने उसको धंधा बना दिया। जितना ये पवित्र काम था उस पवित्रता में गंदगी ला दी। आज जो स्थिति है वो लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि लोग, कोई दूध से पैसा कमाता है, कोई
मीट से पैसा कमाता है, कोई ठेकेदारी में पैसा कमाता है, कोई कहीं से, कोई ज़मीन में पैसा कमाता है, और वो सारे का सारा पैसा जो है वो राजनीति में इस्तेमाल होता। वो कहीं कोई टिकट के रूप में, कहीं कोई जनता के बीच में। तो ये जो सभ्यता डेवलप हुई है, ये न राजनीति के लिए अच्छी है, न डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है। और मैं जिस घर में पला बढ़ा, या मैं नेताओं को देखा, या अपने पिताजी को देखा, या जहाँ से राजनीति की ABCD शुरुआत करी, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनका राजनीति जो है वो धंधा नहीं है, या धंधा नहीं था, और उसी में पले बढ़े, उसी में जीते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से एक बात आपको भी बतलाऊं और दर्शकों को भी बतलाऊं। वर्तमान समय में शायद 2, 4, 10, 5% ही पॉलिटिशियन और राजनीतिक हैं जिनका इलेक्शन जो है वो जनता लड़ाती है, उनका पैसा जनता खर्च करती है, उनके लिए गाड़ी जनता चलाती है, डीजल का, पेट्रोल का। नहीं, अब मैं बोलूँगा वैसे ही आप हैं। नहीं, मैं अपने आप को नहीं कहता, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग, मैं जो हूँ ख़ास तौर से, मेरा चुनाव में कोई पैसा नहीं खर्च होता। जो पैसा कभी कभी हमारे नेताओं ने भी हमारी मदद करी, स्थिति को देखते नेताजी ने भी हमारी मदद करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तन फौक्तन जो है वो मदद करते हैं, वो चुनाव के वक्त में मदद करते हैं। तो जितना पैसा मिल जाता है दे देते हैं, वो जनता के बीच में खर्च हो जाता। मैं आज तक किसी की गाड़ी में डीजल नहीं डलवाया, मैंने आज तक कोई गाड़ी चुनाव में एक गाड़ी भी आज तक मैंने जो है वो किराए पे नहीं ली। मैं कोई भंडारा नहीं चलाता, मैं वर्कर्स को जो है वो कोई कभी किसी पे पैसा नहीं खर्च करता, कोई वर्कर पे। तो जिस गांव में जाना है, जहाँ जाना वहाँ कोई स्टेज लगा दे तो बढ़िया, ना लगा दे तो ऐसे ही खड़े होकर अपनी बात कर लेंगे, और ऊपर वाले की दया दृष्टि है और सब कुछ ठीक चल रहा है और बात बन जाती है। नहीं तो और खुशनसीबी मेरी ये है कि इस वर्तमान जो परिस्थिति हैं, आज की जो स्थिति हैं, जो आज का पॉलिटिकल सिनारियो है, जो जनता का है, जो हिंदू मुस्लिम और इसमें बांटने की जो राजनीति हो रही है, ये मुझ पर लागू नहीं होती। मैं इससे बहुत बचा हुआ हूँ, मुझसे दूर हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे ज़िले की जनता जो हम लोगों को जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग इन सब बातों से बहुत ऊपर हैं। कभी दिमाग में नहीं आता कि लोग कोठी में रह रहे हैं तो हम मकान में क्यों रह रहे हैं, और किराए के मकान में हम क्यों। आज भी जो है वो 5 बार हमारे पिताजी रहे, और 4 बार आप रहे। मैं हूँ, कैबिनेट में भी रहा, और नेताजी भी, हमारे वालिद साहब भी बड़े ठीक रहे। लेकिन जिस घर में हम रहते हैं वो रेंट कंट्रोल एक्ट का किराए का घर है। नेताजी को पता था कि, तो वो अक्सर मुझसे पूछ भी लिया करते थे कि अभी उसमें ही रह रहा है। मैंने कहा और कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। मैंने कहा अब इस नस्ल में तो नहीं बदला जा सकता, तो रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। आज कमल का जमाना है और कीचड़ में कमल खिलता है, तो मैं कमल की भी उपाधि नहीं दूंगा आपको। कमल के पत्ते के ऊपर जो एक बूंद होती है और जो मोती सी चमकती है, उसी तरह हमारे मंसूर भाई हैं। राजनीति में कमल के पत्ते पर सजे हुए पानी की बूंद है, और जो मोती की तरह जो है अपनी चमक बिखेर रहे हैं। तो ये अद्भुत बात है कि आप 6, 7, 8, 9 पीढ़ी के जो है विधायक, जिनका अपना मकान नहीं है, तो जो लोग सपा के बारे में सुनते हैं कि साहब सपा में तो ये है, सपा में तो वो है, सपा में तो क्या है, और एक हमारे बीच में बहुत शीघ्र आएंगे, मैं उनसे भी मिलाऊंगा, जिस पीढ़ी के और जिस तेवर के राजनीतिज्ञ हैं हमारे मंसूर भाई, उसी तेवर के वो हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। उनको जब हम लाएंगे इस कुर्सी पर तब हम उनसे परिचय कराएंगे। लेकिन अद्भुत लोगों का है। मैं आरजेडी से स्वयं जुड़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी
बहुत से ऐसे लोग हैं। तो पार्टियों के पीछे क्या परसेप्शन है, अगर व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से मिलें और लोगों से जानें तो वो परसेप्शन कहीं न कहीं भिन्न है। और ये उदाहरण से सिद्ध हो रहा है, हमारे स्टूडियो में सिद्ध हो रहा है, मंजूर भाई से सिद्ध हो रहा है, और ऐसे तमाम उदाहरण हर पार्टी में है। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता जी सज्जन नेता जी, जी उन्होंने कई मीटिंग पश्चिम में करी थी जी और उनके स्टेज पे उनके ज़माने के बड़े बड़े नेता जिनको बड़ा कहा जाता था और जो वाकई बड़े थे, जी वो लोग भी उनके स्टेज को शेयर करते थे। मुझे 2-3 बार मौका मिला कर्पूरी जी को जी सभा स्थल पर पहुंचाने का। जी तो मैंने देखा कि जो राजनीति थी, जी कर्पूरी जी ने जहाँ से शुरुआत करी थी अंत भी वहीं कर दिया। तो आज भी मुझे याद है कि वो रेलवे स्टेशन पे हैं तो कोशिश करते थे कि अपने बैग को खुद उठा लें, या मुजफ्फरनगर में एक मीटिंग में गए थे तो भी यही स्थिति थी। तो जो आदमी चीफ मिनिस्टर रहता हो, आइडियोलॉजिकली बड़ा आदमी हो, तो वो हम लोगों का कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा लेनी चाहिए, लेनी चाहिए ना। जी या स्वर्गीय डॉक्टर साहब ही थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। जी वो ज़माना था कि उनके अस्पताल के ड्यूज भी किसी और ने चुकाए। जी उनके पास इतना भी नहीं था कि अस्पताल के ड्यूज जो है वो चुका दिए जाए। राजेंद्र प्रसाद जी भी गरीबी में मर गए, बगैर इलाज के रहे, वो राष्ट्रपति होने के बावजूद भी। लेकिन जनता का भी बड़ा फर्क है। जी जनता का भी जनता का बड़ा फर्क है। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की जनता में और आज के ज़माने में बड़ा फर्क है। नेताजी के ज़माने में और आदरणीय अखिलेश जी के ज़माने में टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, आज के ज़माने में पैसे का फ़र्क है। वो नहीं, उस ज़माने में कोई वर्कर को उम्मीद नहीं थी कि हमें कोई पैसे भी देगा, लेकिन वर्कर ही करता था। आज ज़माना बदल गया है, जी स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं, अब क्योंकि आपने ये सिलसिला जोड़ दिया, तो मैं आज भी अपनी पार्टी के नेताओं का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आज के दौर में बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि वो जहाँ सबको एडजस्ट करते हैं तो अपने फक्कड़ साथियों को भी कहने का कभी मौका नहीं देते। पिछला ही टिकट दिया था तो मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्हें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहला टिकट दे के ये कहा था जाइए चुनाव लड़िए। तो ये आज के दौर में कहाँ संभव है बताओ। तो ये तो पार्टी का आभार नहीं है क्या, नेता का आभार नहीं है क्या कि वो बगैर खुदामंद दरामद के, बगैर किसी लाग लपेट के वो सिंबल दे देते हैं जाओ चुनाव लड़ो। ये क्या कम बात है क्या? नहीं, आज ही हम एक आर्टिकल देख रहे थे, आपके ही पार्टी से जुड़े हुए हैं दीपक मिश्रा जी ने, अजहरुद्दीन को बनाया गया तेलंगाना में एमएलसी की सीट दी गई। तो अजहरुद्दीन की लाख प्रशंसा के बावजूद उन्होंने कहा कि ये शोभा नहीं देता कि आप एक आम कार्यकर्ता की तरह जो है लाइन में लगा के और पैरवी करके अगर आप एमएलसी बनते हैं तो इतने बड़े सेलिब्रिटी को ये शोभा नहीं देता है। शब्द उनके बड़े जो है वो शहद वाले चाशनी वाले हैं, हमारे तो कर रहे हैं। तो शायद ऐसा ही आपके साथ नहीं होता, आपको लोग बुला के दे देते हैं और आपको मांगने की दरकार भी नहीं पड़ती। मैं इस सभ्यता की बात कर रहा हूँ जो अभी आपने जिक्र किया, ये एक सभ्यता है, कल्चर डेवलप हो गई जी। ये कोई नया मसला नहीं है सेलिब्रिटीज को आगे लाने का, ये कोई नया नहीं है। अब जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो चाहे कांग्रेस के ज़माने से शुरुआत हुई हो या भाजपा करती हो या कोई भी दल करता हो, ये कोई नई सभ्यता नहीं है। ये जो इंटेलेक्चुअल्स का, जो वर्कर्स का, पार्टी के लोगों का इन पर भारी पड़ रहे हैं और भारी पड़ने का नतीजा है कि सरकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा। अब आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जी। कैसे कैसे लोग उनके साथ थे,
और दाएं बाएं हो गए। जी कारण और कुछ नहीं है, कारण यही है कि राज्यसभा की नंबर आया तो किसको बना दिया, जी ये सब है। तो ये राजनीति का। अच्छा, मैं अजहरुद्दीन की क्या बात करें, आप लोग, हमने तो अखबारात में पढ़े, गोविंदा को लोग तलाश करते रहे, जी नारे लगे, पोस्टर चिपके, जी हेमा मालिनी जी के पोस्टर अभी पिछले चुनाव में चिपके। जी तो ये कोई नया उदाहरण है क्या? ये तो सेलिब्रेट को ले लेते हैं, उनकी फॉलोइंग को कैश करते हैं। अब हमारे यहाँ मेरठ में, नहीं, हमारे यहाँ तो राम जी का पदार्पण हुआ है मेरठ में, अभी पार्लियामेंट में। हाँ, राम जी आए और सांसद हैं। और एक चीज यहाँ लेकिन- अजहरुद्दीन वाले ही प्रकरण में जो आलेख में देख रहा था, उसके अंदर ये था कि राज्यसभा का खास तौर से टिकट जो है, जो उस पार्टी की विचारधारा और उस पार्टी की चिंतन से जुड़ा हुआ हो, उसको हमेशा टिकट दिया जाना चाहिए। तो इस बात को आप कैसे लेते देखिए, हैं कि ये भी राजनीतिक मजबूरी के नाम पे किसी को देते हैं? टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि सिलेक्शन राजनीति में राजनीतिक लोगों का होना चाहिए। जी राजनीतिक लोगों का होना चाहिए, उसी से, और राजनीतिक लोग भी आइडियोलॉजी से जो बंधे हुए हों, उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए। जहाँ कहीं भी गलती होती है तो वो जनता में उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता, नहीं तो- वो चाहे अजहरुद्दीन हो, चाहे वो हेमा जी बच्चन हो। हो। अब आपने जया जी की बात छोड़ दी। जया जी को 4 बार से आप लोग लगातार टिकट दे रहे हैं और लगातार राज्यसभा में भेज रहे हैं, हो सकता है 3 बार से भेज रहे होंगे, लेकिन जया जी का समाजवादी आंदोलन से, लोहिया की विचारधारा से और गरीब मजदूर से क्या लेना देना? उनको क्यों आप लोग बार बार भेज देते हैं? ये राजनीतिक मजबूरी है कि ग्लैमर है जया जी का? आप उनको, एक पक्ष तो ये कहा जो आपने देखा, दूसरा पक्ष ये है कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी, 4 बार राज्यसभा में रहने के बाद भी, आचरण पे तो उंगली उठाओ ना। कोई ऐसा तो काम बताओ ना कि जो उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत किया हो, नहीं, विपरीत नहीं किया। और विषम परिस्थितियों में पार्टी के साथ खड़ी नहीं है। अच्छे अच्छे लोग छोड़ के भाग जाते हैं, अच्छे, और ख़ास तौर से वो सेलिब्रिटी जिनको टैक्स पेयर हैं, जिनको ईडी सीडी का डर है। जी आज के दौर में कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं? नहीं, जब खूंटा उनका इतना मजबूत गड़ा हुआ है कि जब चाहेंगी तब उनको राज्यसभा मिलता रहेगा, तो क्यों जाएंगी? खूंटा उनका, एक बार उनको राज्यसभा का टिकट काट के देखिए जया बच्चन जी को कि कितनी देर ठहरती हैं। ये तो सब काल्पनिक बात, काल्पनिक बात तो लेकिन नहीं ये तो सत्य है कि आप टिकट दे रहे हैं। अब वो राज्यसभा बनी हुई मेरा है। कहना ये है कि पार्टी को, पार्टी की नीतियों के विरुद्ध, कहीं जनता के विरुद्ध, पब्लिक के विरुद्ध, या कहीं उन्होंने राज्यसभा में जाने के बाद में जो आपकी निधि मिलती है, इसी का दुरुपयोग का आरोप तो लगाओ ना, कि हमने ये दुरुपयोग, उन्होंने ये दुरुपयोग कर दिया, बताओ ना। ऐसे तो देखिए, इतने बड़े सदन में रेयरली ही किसी पे आरोप लगता है। महुआ मोइत्रा पे लगा कि उसने अपने जो है पासवर्ड दे दिए और प्रश्न कोई और, लेकिन नॉर्मली आरोप नहीं लगता है। तो जया जी पे भी नहीं लगा, लेकिन जया जी क्या पात्र हैं? और 1-2 बार की पात्र तो हो सकती है, हर बार की पात्र वही है क्या? नेता नहीं है बहुत जया बच्चन छोड़ के? मैं बहुत सारों को देख रहा हूँ, जी हर पार्टी में हैं। जी कुछ को तो रखा ही इसलिए जाता है कि दूसरी पार्टी को गाली कितनी खूबसूरती के साथ दें, बुरा उनको भी तो देखिए ना, कि वो सिर्फ इसीलिए रखे जा रहे हैं कि वो आपके टीवी पे आके, आपके उस पर आके कितना गंदा बोल सके। कितनी कंगना रनावत की बात आप मैं- शायद इशारा कर रहे हैं। मैं अकेले की नहीं बात कर रहा, एक वो लफ्ज़ है ना कि वो मखमल में लपेट के कितनी अच्छी तरीके से जो गाली दी जा सकती है, उनको लागू कर, उनको भी राज्यसभा में भेजा जा रहा, सिर्फ इसीलिए कि ये इन्होंने बड़ी अच्छी गाली दी है। जी ये अच्छी गाली दे सकते हैं, इनको रखो साथ। अच्छा, तो जया जी इसी तरह से रखी गई। जया जी तो कभी कंट्रोवर्सी में पड़ी नहीं, उनका एक बयान, कोई बयान आप बतलाओ कि वो जनता के जया बच्चन जी तो जया अमिताभ बच्चन करने पे जो है भड़क गई और संसद के अंदर उन्होंने जो है हो हल्ला मचा दिया। वो- और ये
कौन सी गलत बात है पत्नी के आगे अगर पति का नाम जोड़ दिया गया? हम ये कह रहे हैं कि जब वो 4 बार की सांसद हैं तो जिन्होंने ये सवाल किया उन्होंने ही क्यों हस्बैंड का, जब जया बच्चन है तो बस जया बच्चन की बात करते हैं। अच्छा। अब जो जिसने सवाल किया है उसका उन्होंने जवाब दे दिया। मतलब सिया राम कहने की जगह जो है सिया सिया करो तो ठीक है, और सिया राम कह दो तो जिसने कहा अच्छा, उसने गड़बड़ क्यों अच्छा कहा? अच्छा क्यों मैं ये किया? कह रहा हूँ कि सियाराम कहने की जरूरत क्या, सीताराम जी कहो जो तो पहला सीताराम हमारा। ही कह लो। हाँ सीताराम कहो ना। तो सीता आप अरे सीताराम भाई, कहो। राधे राधे अभी हम ये कह रहे हैं राधे तो राधे आगे राधे है। कहो, सीताराम कहो, हाँ। अब सियाराम कहो, कोई जरूरी है कि जय श्री राम ही कहो? परिप्रेक्ष्य तो एक ही है। हाँ नहीं, परिपेक्ष हम तो कह रहे हैं कि सीताराम कहो, जी। राम जी सीता की कहो, ये सब हमारे आराध्य हैं इस मुल्क के। अच्छा, ये बात चली तो ये बताइए कि ये जो डिवाइड हुआ है अभी हाल फिलहाल, क्या आपको, देखिए आम जनता को तो नज़र आता है कि ये देश जो है 2 धर्मों के बीच या मजहबों में के बीच में बंट रहा है, तो इसके दूरगामी परिणाम तो बहुत घातक होने वाले हैं। लेकिन आप ये बताएं, क्या वास्तव में बंट रहा है? अगर वास्तव में बटे जी, तो हमारे जैसे आदमी कैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे? इसीलिए हमने पूछा कि क्या और वास्तव में अगर बंट रहा है? अगर वास्तव में बटे जी। तो 34, 36, 38% पर सरकार बन रही है। जी। बाकी जो 62, 64, 65% लोग हैं वो भी तो इसी मुल्क के रहने वाले। जी। अगर बढ़ जाए तो ये परसेंटेज 50 से ऊपर चली जाए। तो इसका मतलब मंजूर भाई ने एक खास बात बताई कि अभी इस देश में लाख कहा जा रहा है कि पोलराइज कर रहा है वोट, और हिंदुओं को इकट्ठा वोट कराया जा रहा है, मुसलमानों को अलग से बांटा जा रहा है। लेकिन शाहिद मंजूर साहब ने कहा कि ये कहा जितना भी जा रहा हो, लेकिन हमारे देश का हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड है, और ये तो बहुत बड़ी आशा की बात है और एक ढंग से बड़ा विश्वास जगाती है लोकतंत्र में, क्योंकि हम लोग एक आम लोग हैं। अगर हमको पत्रकार मानिए तो पत्रकार है, नहीं तो आम आदमी अगर आप मानिए तो आम आदमी के लिए ये दृश्य बहुत चिंताजनक है कि इस देश के 2 बड़े समुदायों के बीच में अगर डिवाइड वास्तव में जिसको माना जा रहा है कि पैदा हो रहा है, और अगर वो डिवाइड पैदा हो गया तो इस देश का भविष्य क्या होगा? देखिए, कुछ नेताओं के ऊपर बात है। जी। वो किसी भी पार्टी में 2%, 3%, 4% हो सकते हैं, जी। 5% हो सकते हैं, जो आइडियोलॉजिकली वो भाषा बोलते हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए। जी। पूरे मुल्क में आप हिंदू मुसलमान दोनों में देखेंगे तो ये गिनती के लोग हैं। जी। और ये नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, बंटवारा करने वाले, इनकी भी अगर परसेंटेज निकालोगे तो ये ना के बराबर लोग हैं। जी। इस मुल्क में पूरा साउथ भी है। जी। जहाँ है ही नहीं है। नहीं, वो भी तो यही मुल्क है। जी। 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 अब का पूरा नॉर्थ ईस्ट है। जी। कहाँ है ये सब कुछ? कहाँ? जी। अब मुट्ठी भर लोग हैं जी। जहाँ पर इन नारों को उभारा जाता, इन बातों को उभारा जाता, बंटवाने की कोशिश की। तो ये पार्टियों की मजबूरी हम लोग समझें या लोकतंत्र की कमजोरी समझें? ये उन लोगों की कमजोरी है जो इसका सहारा लेकर इलेक्शन लड़ते हैं। जी। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कहूँ मैं कि 2 बार की सरकार होगी, अब तीसरी बार सरकार हो रही है, जी। चल रही है भारत सरकार। जी। अब बात होनी चाहिए मुद्दों पर, जी। बात उन पर होनी चाहिए जो उन्होंने नारे दिए थे, जी। बात 15 लाख पर होनी चाहिए, जी। बात जीडीपी पे होनी चाहिए, जी। बात रुपए के अवमूल्यन पर होनी चाहिए, बात डीजल पेट्रोल पे होनी चाहिए। जी। जो उन्होंने जनता के सामने नारे रखे थे, बात उन पर होनी चाहिए। लेकिन अब बात का क्या हो रही है? नहीं, आप लोग तो लगातार बात कर रहे हैं। 2 चुनाव मैं- में आपने किया, मैं- तीसरे चुनाव में भी आपने यही बात किया, लेकिन आपकी सुन नहीं रही जनता। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रचार तंत्र है, जो बात हो रही है, अब तो बात ये होनी चाहिए कि हमने ये बात कही थी, हमने काला धन लाने की बात करी थी, काला धन आ गया, इस पे हमें वोट दीजिए। हमने रुपए का अवमूल्यन रोकने की बात करी थी, आप उस पर वोट दीजिए। जी।
आप हमने डीजल पेट्रोल के दाम घटाने की बात करी थी, उस पर वोट दीजिए। जी हमने किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, उस पर बात करिए। लेकिन बात क्या होंगी, हम 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। नहीं, जब जो है चौकीदार चोर है का नारा दिया जाता है, क्या आपको वो भाषा ठीक लगती है? राजनीति में, डेमोक्रेसी में नारे घड़े जाते हैं, नारे घड़े जाते हैं। जी। और कोई ये नई बात नहीं है जी। ये बात नई नहीं है। जब देश के नेताओं को, बड़े नेताओं को जी। कोई पार्टी, अमुक पार्टी किसी नाम से प्रचलित कर देगी, किसी धर्म से प्रचलित करेगी, वो भी तो इसी देश के लोग थे। आप जो बाई बर्थ हिंदू थे और हिंदू ही मरे, आप उनको आरोप लगा देंगे, आप उनको तुष्टीकरण में लाएंगे, आप उनके खिलाफ नारा देंगे तुष्टीकरण का, आप उनको किसी को मुस्लिम बतलाएंगे, किसी को आप मजदूरों की, किसानों की बात करने वाले लोगों को अब तुष्टीकरण से बांधोगे। तो जब ये नारे दिए जाएंगे जी। जब आप जर्सी गाय बतलाओगे, जब आप कोई बतलाए, तो ये सब जब नारे दिए थे, नारों के जवाब में मतलब नारे आते। भाषा का स्तर आप कह रहे हैं कि दोनों ओर से गिर रहा है। निश्चित रूप से। देखिए, संसदीय भाषा, जब कभी दो पक्षों में विवाद होता है, दो लोग आपस में भी बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि संसदीय भाषा का प्रयोग करिए, अब शब्दों का प्रयोग मत करिए। लेकिन तू तड़ाक तो अब संसदीय भाषा हो गई। हम ये कह रहे हैं कि जब प्रदेश के, देश के बड़े नेताओं को, हमारे हिसाब से बड़े नेताओं को आप साबित करेंगे कि हम, या आप आरोप लगाएंगे, लांछन लगाएंगे, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके जो काले कारनामे में है, जिस दिन दूसरे लोग आएंगे तो तुम्हारी बातों को उघाड़ने, पीछे सामने लाके खड़े कर देंगे। आप तो आरोप लगा रहे हो, हम सिद्ध कर देंगे कि तुम क्या हो। नहीं, अभी बात हमारी जो है, देखिए, ये तो है कि आरोप लगते हैं, सिद्ध होता है, नहीं होता है, परसेप्शन गढ़े जाते हैं और परसेप्शन के आधार पे चुनाव लड़े और जीते हारे जाते हैं। कोई अछूता नहीं। हम ये कह रहे हैं, क्या आप इसी, देखिए, उन्होंने क्या कहा, बदले में आपने क्या कहा, तो क्या आपको जो भाषा का स्तर गिर रहा है राजनीति में, तो क्या आपको लगता है कि यह उचित है या इसको दूर किए जाने की? बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि आपको कपड़े से पहचान लिया जाएगा, आपको चेहरे से पहचान लिया जाएगा, आपकी भाषा से पहचान लिया जाएगा। ये सब बात नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों साइड से। मैं तो कह रहा हूँ, जो जितने बड़े पद पे है उतना ही उसको संयमित भाषा का, नियमित भाषा का, तो और संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना। कबीरदास का जो है दोहा राजनीति में, मैंने एक दोहा कहा था, संसद में कुछ आईने लगवा दे सरकार, और दरबारी खुद देख लें अपना ही व्यवहार। तो दरबारियों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। हम मंजूर भाई से बात करके हमारा न मन भरा न पेट भरा, और हमें लगता है हमें शायद आने की ज़रूरत थी मेरठ, और हम लोग प्रोग्राम बना चुके थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मंजूर भाई आ गए। बात मैं पॉडकास्ट में अधूरी छोड़ूंगा, अधूरी इसलिए छोड़ूंगा कि मंजूर भाई हमारे दोबारा आ सके हमारे साथ, और दोबारा हमारे साथ बैठ सके, और दोबारा हम लोग बात कर सके। और फिर इतना बड़ा विराट राजनीतिक कैरियर है, बड़ी आसानी से आधे घंटे, पौन घंटे, 40 मिनट में, 50 मिनट में सारा जीवन नहीं समेटा जा सकता। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि मंजूर भाई आपको दोबारा हम लोग बुलाएं, नंबर हम लोग का सेव कर लीजिएगा, और दोबारा अगर बुलाएं तो अगर समय निकले तो ज़रूर आइएगा। और बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है। और मैं विदाई से पहले चाहूँगा कि मंजूर भाई कुछ शेर सुनाएं। हमने शेर से शुरू किया था इस प्रोग्राम को, और ख़त्म मंजूर भाई शेरों से करें। अब वो, मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि पे, या हम लोग जिस पीढ़ी के अब लोग हैं जी, हमारी पार्टी में भी कुछ लोग अभी उस पीढ़ी के, हमारे पिताजी के साथ के उसके अभी बचे हैं। हमारी पार्टी में भी हमारे कई बुजुर्ग नेता हैं जो हमारे पिताजी के साथ में राजनीति करी है, अभी भी मौजूद हैं। लेकिन मैं बात यहाँ ख़त्म करूँगा कि हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में।
क्या बात है। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। और हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप हमें आगे बढ़ाएं, हम आप लोग के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। नमस्कार।